हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। में आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान का टॉप 20 वैसा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो लगभग लगभग इसमें से कम तो 5 ऑब्जेक्टिव आना ही है लगभग लगभग हर साल बच्चों। इसलिए यह वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है बिना एक भी सेकंड स्किप किए। और ये जितना भी क्वेश्चन है टोटल ही 20 का 20 भी आया है। इसमें से आपका कम से कम 5 नंबर तो फिक्स है। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, एक भी सेकंड बच्चों स्किप वीडियो को नहीं करना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर हमारा जो प्रश्न है, सबसे पहला नंबर जो हमारा प्रश्न है वह है कि प्रकाश गमन करता है। प्रकाश जो होता है बच्चों, प्रकाश जो होता है वह कैसे गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है या टीडी रेखा में गमन करता है, ये हमको बताना है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कैसा गमन करता है? सीधी रेखा में। आप देखिए होइएगा कि कमरा जो होता है, रूम जो होता है, यदि कहीं पे खिड़की जैसा छोटा सा कोई छिद्र रहे, धूप जो आएगा ना तो वहां से जो प्रकाश आता है तो देखिएगा एकदम सीधा आएगा कमरा में। कभी गौर किए होइएगा। तो प्रकाश जो होता है ना वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाश किस रेखा में हमेशा गमन करता है? सीधी रेखा में। दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होता है। यह क्वेश्चन जो है ना ज्यादातर ऐसे आता है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है, ज्यादातर ऐसे आता है क्वेश्चन। लेकिन आप याद रखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका कि सबसे कम कहाँ होता है। आप ये याद रखिएगा कि जब सबसे अधिक हो, प्रकाश का वेग जब से सबसे अधिक हो तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ? निर्वात में। कहाँ पे हो जाएगा? निर्वात में। वायु और निर्वात में अंतर है, समझिएगा आप, ठीक है ना। तो प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होता है तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच में। सबसे कम वाला कहाँ? कांच में। और जब कभी भी सवाल ऐसे आए कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है तो उस तरह से प्रश्न है तो उसका आप टिक कौन सी में मारिएगा? निर्वात में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रकाश का वेग सबसे कम कांच में और सबसे अधिक निर्वात में दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस का क्षमता कैसा होता है? धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है या दोनों होता है? ये आपको बताना है कि धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा या दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो उत्तल लेंस का क्षमता दोस्तों धनात्मक होता है, ये आप याद रखिएगा। और अवतल लेंस जो होता है ना, अवतल लेंस, उसका क्षमता होता है ऋणात्मक। तो जब कभी भी प्रश्न इस प्रकार से आए कि अवतल लेंस का क्षमता होता है तो उसका आप ऋणात्मक आ जाएगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा क्योंकि उत्तल लेंस का धनात्मक तो अवतल लेंस का ऋणात्मक, ऐसे याद रहेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आप ये बताइए हमको कि बाइक जो हम लोग चलाते हैं तो उसके साइड मिरर में जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्यों लगा रहता है? क्योंकि पीछे से बड़ा कोई गाड़ी भी आए ना तो उसका प्रतिबिंब छोटा बना के उस दर्पण में दिखाए, इसीलिए ना उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो बताइए आप कि क्या है क्वेश्चन आपका, क्या है कि किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो गाड़ी के साइड मिरर में तो कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल। इसका मतलब किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? उत्तल दर्पण से प्राप्त होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव नेत्र में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे तो देखिए रेटिना व दृष्टिपटल दोनों लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होगा कि ऑप्शन में केवल रेटिना ही रहेगा, या कहीं कहीं पे क्या होगा कि ऑप्शन में केवल दृष्टिपटल ही रहेगा, या ये दोनों रहे तो बढ़िया बात है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानव आंख जो होता है, मानव नेत्र, उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना या दृष्टिपटल, दोनों एक ही चीज है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आपका क्या कि तारा जो टिमटिमाता है वह क्यों टिमटिमाता है। तो याद रखिएगा कि तारा जो है ना, एक तो वह बहुत ऊंचाई पे है और वहां से जो उसका प्रकाश आता है ना तो वह अपवर्तन के कारण जो है तारा टिमटिमाता रहता है। तो तारा क्यों टिमटिमाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन के कारण। तारा क्यों टिमटिमाता है? अपवर्तन के कारण, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। ये चैप्टर हो सके तो आप चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि यह चैप्टर ही बहुत भी आई है भौतिकी में कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा कि आवेश का ऐसा मात्रक होता है दोस्तों कूलाम। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। कोई दिक्कत? आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा? कूलाम। उसके बाद है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहे को जो जिंक से लेपित किया जाता है, लोहा को, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसको बोला जाता है गैल्वेनीकरण। और क्यों किया जाता है? लोहे को जिंक से लेपित क्यों किया जाता है? याद रखिएगा जंग से बचने के लिए, ठीक है ना। और उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कि उदासीन विलयन जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है। यह क्वेश्चन याद रखिएगा, यहां से आपका दो और ऑब्जेक्टिव बनेगा, ये आप समझिए। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा उदासीन विलयन का होता है पीएच मान 7 दोस्तों, ठीक है। देखिए एक पीएच स्केल होता है, पीएच
स्केल होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये बीच वाला, ये 7, यह होता है उदासीन, ठीक है। और 7 से कम जो भी मान रहे यह होता है अम्लीय, और 7 से अधिक जो भी रहे यह होता है क्षारीय, ठीक है। तो यदि पूछे कि अम्लीय विलयन जो होता है, अम्लीय विलयन, उसका पीएच मान कितना होता है, तो ये आप याद रखिएगा, कितना, अम्लीय का होता है 7 से कम, ठीक है, और उदासीन का 7 और क्षारीय का 7 से अधिक होता है दोस्तों, ठीक है। इसका हो जाएगा 7 उदासीन है। तो आगे कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में या इमली में या सिरका में, किस में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दही। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है, विद्युत जो होता है बिजली, उसका सर्वोत्तम चालक कौन है, तो एजी होगा, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसे चाकू से काटा जा सकता है, यह जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु, सॉरी सोडियम, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं, सीसा और टीन को मिलाकर जो मिश्र धातु बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सोल्डर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि हीलियम कैसा तत्व है, हीलियम कैसा तत्व है, तो याद रखिएगा यह अक्रिय तत्व है, और हीलियम गैस ही भरा रहता है बलों में, ठीक है ना, अक्रिय गैस। तो हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय तत्व है। अगला है कि पतियों का रंग हरा किसके कारण से दिखाई देता है, पतियों का रंग जो हरा दिखाई देता है वो किसके कारण से, तो याद रखिएगा यह क्यों होता है, हरित लवक के कारण पत्ती का रंग हरा दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती है, मछलियां जो होती है वह श्वसन की क्रिया किस अंगों के द्वारा करती है, तो याद रखिएगा मछलियां जो श्वसन का क्रिया करती है ना वह गिल्स से, मछली किसके द्वारा श्वसन का क्रिया करती है, गिल्स से। ये मत सोचना कि उसके मुंह के आगे में नाक भी होता है, नहीं, मछली जो श्वसन का क्रिया करता है वो कहां से, गलफर में जो गिल्स होता है ना, गिल्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव हृदय में कितने भाग होते हैं, मानव हृदय जो होता है जिसे आप लोग दिल बोलते हैं वह उसमें कितना भाग होता है, तो याद रखिएगा मानव हृदय का 4 भाग होता है, दिल जो बनाता है ना ऐसे, यह कितना भाग रहता है, 4 भाग, वह अलग रहता है, जो आप दिल बनाते हैं उससे अलग रहता है मानव हृदय, उसमें कितना भाग रहता है, 4 भाग रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, मनो रक्त जो होता है, रक्त का जो रंग लाल होता है वह किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा कि रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। कीट का जो रक्त होता है ना उसका रंग लाल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन का उपस्थिति नहीं होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, ये आप याद रखिएगा। अगला देखिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क, ठीक है। उत्सर्जी अंग कौन है इसमें से, तो वृक्क है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है दोस्तों, चाहे प्रकाश के परावर्तन का नियम पूछे चाहे प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछे, दोनों का नियम कितना है, 2 ही है, चाहे प्रकाश के परावर्तन का नियम पूछे चाहे प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछे, दोनों का आंसर कितना होगा, 2 ही होगा। तो प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन का कितना नियम है, 2 नियम है दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही डेली आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव है हर सब्जेक्ट का वह आता रहेगा। यदि आप भी चाहते हैं कि यह वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपके पास पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसे आप दबा दीजिएगा। इससे होगा यह कि जब कभी भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख पाइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।